स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 13 अक्टूबर 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि बिहार में एनडीए में सीट बंटवारे का ऐलान हो गया है। बीजेपी और जेडीयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। वहीं आरएलएम और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को 6 सीटें दी गई है। वहीं पर चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 29 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आपको बता दूं कि दिल्ली में हुई बैठक के बाद ये घोषणा की गई है। सीट शेयरिंग की घोषणा के बाद चिराग पासवान ने ट्वीट करके कहा कि एनडीए परिवार ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में सीटों का बंटवारा पूरा किया है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से सीट बंटवारे को लेकर काफी खींचतान चल रही थी। ऐसा कहा जा रहा था कि 1-2 दिन में सीट बंटवारे का ऐलान हो जाएगा। 11 अक्टूबर को दिल्ली बैठक में इसको लेकर के फाइनल टच दे दिया गया है। इसके अगले दिन यानी कि 12 अक्टूबर को इसकी घोषणा कर दी है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी ने 15 सीटों की मांग की थी, लेकिन उनकी 6 सीटों पर सहमति बन गई है। वहीं चिराग पासवान 35 सीटों की डिमांड कर रहे थे, लेकिन उन्हें 29 सीटों पर वे राजी हो गए। वहीं पर बिहार की कुल 243 सीटों पर 2 चरणों में चुनाव होगा। जब पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को होगी, इस दिन 121 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। वहीं पर दूसरे फेज का चुनाव 11 नवंबर को होगा। इस दिन 122 सीटों पर वोटिंग होगी। वहीं पर नतीजों की घोषणा 14 नवंबर को होगी। इस बार के चुनाव में 7 करोड़ 42 लाख वोटर हैं। इनमें 3 करोड़ 92 लाख पुरुष जबकि 3 करोड़ 49 लाख महिलाएं वोटर्स हैं। दोस्तों महागठबंधन में फंसे पेच के बीच मुकेश सहनी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल बात है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए चुनावी सरगर्मी अपने शिखर पर है और फिर इस बार गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र की लड़ाई ने सबसे अधिक ध्यान खींचा है। महागठबंधन में सीट बंटवारे से पहले ही विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी चीफ मुकेश सहनी ने प्रेम सागर उर्फ डब्लू यादव को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। डब्लू यादव की उम्मीदवारी क्षेत्र में उनकी लंबी सामाजिक और फिर राजनीतिक सक्रियता का प्रमाण है। नवगछिया नगर परिषद में सभापति प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत रहते हुए उन्होंने जनता के बीच एक मजबूत पकड़ और भरोसेमंद छवि बनाई है। वहीं पर एक तरफ जहां पर उम्मीदवारों की घोषणा वीआईपी कर रही है, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में सीटों के तालमेल पर अभी भी मंथन चल रहा है। वहीं पर आरजेडी के वरिष्ठ नेता भाई वीरेंद्र के अनुसार सभी सहयोगी दलों के बीच सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय हो चुका है। महागठबंधन एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस आधिकारिक घोषणा को सार्वजनिक कर सकता है। दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले आरजेडी एक नए अवतार में दिखाई दे रही है। जिस पार्टी की पहचान हमेशा से एमवाई यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण की राजनीति पर टिकी रही है, वह अब इस दायरे से बाहर निकलने की तैयारी में है। युवा नेता तेजस्वी यादव की नज़र अब स्वर्ण वोट बैंक पर है, जो पारंपरिक रूप से भाजपा और जेडीयू का मजबूत आधार रहा। अब आरजेडी स्वर्ण वोट बैंक खास करके भूमिहार या समुदाय को लुभाने की कोशिश में है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी ने पुराने जातीय समीकरणों को तोड़ करके नया सियासी रास्ता अपनाने का फैसला किया है। यह खबर है कि इस बार आरजेडी 10 से अधिक भूमिहार उम्मीदवारों को टिकट दे सकती है। इसका मकसद भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू के पारंपरिक स्वर्ण वोट आधार में सेंध लगाना है। तेजस्वी यादव की यह रणनीति न केवल सत्ता तक पहुंचने का नया रास्ता तलाश रही है, बल्कि बिहार की राजनीति में जातीय समीकरणों को भी बदल रही है। वहीं पर पटना के राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि आरजेडी अब उस भूमिहार समुदाय को गले लगाने की कोशिश कर रही है जिससे कभी उसकी कटुता रही है। इस बदलाव का सबसे बड़ा उदाहरण बाहुबली नेता सूरजभान सिंह का आरजेडी में शामिल होना है। सूरजभान सिंह के साथ उनकी पत्नी वीणा देवी और फिर भाई चंदन कुमार के भी पार्टी में शामिल होने की संभावना है। ये कदम पटना, बेगूसराय, मुंगेर और आसपास के जिलों के जातीय समीकरणों को प्रभावित कर सकता है। आपको बता दूं कि आरजेडी की ये नई रणनीति पुरानी छवि को तोड़ने की कोशिश है। कभी भूरा बाल साफ करो जैसे नारों के साथ चर्चा में रहने वाली पार्टी अब स्वर्ण समाज को अपने साथ जोड़ रही है। दोस्तों लालू परिवार के मतदान से पहले बड़ी मुश्किलें सामने आई है। दरअसल बात है कि लैंड फॉर जॉब मामले में आज फैसला आ सकता है। दरअसल बात है कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के सियासी हलचल तेज है। पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को होना है। फिलहाल पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया जारी है। 17 अक्टूबर को नामांकन की आखिरी तारीख है। हालांकि अब तक महागठबंधन और फिर एनडीए में न तो सीट बंटवारे को लेकर के कोई बात बनी है और न ही प्रत्याशियों का नाम तय हुआ है। दोनों ही गठबंधन के नेता अपने घटक दल को मानने में
जुटे हैं। इस बीच सियासी सरगर्मी बढ़ा देने वाली खबर सामने आई है। मिल रही जानकारी के अनुसार राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव दिल्ली रवाना हुए हैं। लालू परिवार का दिल्ली दौरा कई मायनों में अहम माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार देर शाम लालू और तेजस्वी यादव राहुल गांधी से मिलेंगे। इस सीट बंटवारे को लेकर के सभी बातों में बातचीत फाइनल होगा। और साथ ही साथ आज 12 तारीख को भी अहम फैसला हो सकता है, क्योंकि आज 12 तारीख को कोर्ट का फैसला आ सकता है। जी आपको बता दूं कि लैंड फॉर जॉब घोटाले से जुड़े भी बहुचर्चित मामले में अब फैसला सुनाए जाने की तारीख नजदीक आ गई है। आज यानी कि 13 अक्टूबर को इस मामले में बड़ा फैसला सुना सकती है। इस मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और फिर बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सहित अन्य आरोपी हैं। ये फैसला सीबीआई की विशेष अदालत में न्यायाधीश विशाल गोगले की अदालत में सुनाया जाएगा। दोस्तों, हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने बिहार के 16 जिलों की 32 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की घोषणा की है। किशनगंज स्थित पार्टी कार्यालय में एआईएमआईएम बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान और राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हुसैन आजाद ने संयुक्त रूप से ये सूची जारी की है। यह पहली सूची यानी कि पहली लिस्ट के अनुसार पार्टी किशनगंज जिले की बहादुरगंज, ठाकुरगंज, कोचाधामन और किशनगंज विधानसभा से उम्मीदवार उतारेगी। वहीं पर पूर्णिया जिले की अमोर, बायसी और फिर कस्बा सीटों पर भी एआईएमआईएम चुनाव लड़ेगी। कटिहार जिले की बलरामपुर, प्राणपुर, मनिहारी, बराड़ी और फिर कदुआ सीटें भी एआईएमआईएम के खाते में आई है। इसके अलावा अररिया की जोकीहाट और फिर अररिया, गया की शेरघाटी और फिर बेला, मोतिहारी की ढाका और फिर नरकटियागंज तथा नवादा की नवादा शहर सीट पर भी पार्टी मैदान में उतारेगी। वहीं पर जमुई की सिकंदरा, भागलपुर की भागलपुर और फिर नाथनगर, सिवान की सिवान, दरभंगा की जाले, केवटी, दरभंगा ग्रामीण और फिर गौरा, बोराम, समस्तीपुर की कल्याणपुर, सीतामढ़ी की बाजपट्टी, मधुबनी की बिस्फी, वैशाली की महुआ और फिर गोपालगंज की गोपालगंज विधानसभा सीटों पर भी एआईएमआईएम ने अपने उम्मीदवार तय किए हैं। एआईएमआईएम का कहना है कि पार्टी इस बार बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में मजबूत उपस्थिति दर्ज कराएगी और फिर गरीब, पिछड़े तथा अल्पसंख्यक समाज के मुद्दों को मजबूती से उठाएगी। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के एनडीए में सीटों का बंटवारा कर दिया गया है। इसके मुताबिक बीजेपी और जेडीयू दोनों को 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं इस सीट शेयरिंग को लेकर के अब नीतीश कुमार की पार्टी की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने सीटों के बंटवारे पर कहा कि बड़े भाई नहीं, हम जुड़वा भाई हो गए हैं, हम संतुष्ट हैं। आज कोई नकारात्मक टिप्पणी नहीं है। बिहार में सीट चाहे जितनी मिले, मुख्यमंत्री और चेहरा तो नीतीश कुमार ही होंगे। उन्होंने आगे कहा कि कई बार ऐसा हुआ है कि बीजेपी के विधायक ज्यादा रहे हैं, तब भी सीएम नीतीश कुमार ही रहे हैं। जब सीट चाहे कम हो या फिर ज्यादा, ड्राइविंग सीट पर तो नीतीश कुमार ही हैं। जब पासवान, मांझी, कुशवाहा जी ये लोग तो हमारी हैं। जब हमारा डीएनए तो एक ही है, जनता दल से ही निकले हैं। वहीं पर जेडीयू प्रवक्ता अंजुम आरा ने कहा है कि एनडीए में सभी को सम्मान दिया जाता है और हम लोग सामंजस्य बना करके चलते हैं। हमारे सभी पांचों दल आपसी सहमति बना करके चुनावी मैदान में जा रहे हैं और फिर मुख्य मकसद है चुनाव जीतना तथा अपने घटक दलों का सम्मान करना। उन्होंने आगे कहा कि इस बार के जो सीट बंटवारे हुए उसमें सभी को सम्मान दिया गया है और फिर ऐसा नहीं है कि हमें कम सीटें दी गई है। बीजेपी और जेडीयू बराबर सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन जो लोग तंज कस रहे हैं वह अपने देखें कि किस तरह सिर फोटोवल हो रही है। अभी तक उन लोगों का सीट शेयरिंग फाइनल नहीं हुआ है और फिर एक सीट के लिए सभी मारामारी हो रही है। एनडीए की चिंता वे लोग छोड़ दें। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर के बीजेपी और जेडीयू के सहयोगी दल हिंदुस्तान एवं मोर्चा को 6 सीटें दी गई है। वहीं पर अब सीट शेयरिंग पर पार्टी के प्रमुख जीतन राम मांझी का चौंकाने वाला बयान सामने आया है। जीतन राम मांझी ने कहा कि एनडीए में हमारी ताकत को कम आंका गया है और एनडीए को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हालांकि जीतन राम मांझी ने यह भी कहा कि आलाकमान ने जो फैसला किया है वह सिर माथे पर है, लेकिन हमें सिर्फ 6 सीटें देकर के उन्होंने हमारे महत्व को कम आंका है। पर दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने यह भी कहा कि संसद में हमें केवल 1 सीट दी गई थी, क्या हम नाराज थे? इसी तरह अगर हमें 6 सीटें मिली है तो फिर ये आला कमान का फैसला है, हम इसे स्वीकार करते हैं और फिर हमें कोई भी शिकायत नहीं है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर के राजनीति सरगर्मी तेज हो गई है। एनडीए में सीट शेयरिंग लगभग तय मानी जा रही है। इस बीच जेडीयू की पहली संभावित उम्मीदवार लिस्ट सामने आई है, जिसमें 30 नाम शामिल है। इस लिस्ट में बाहुबली नेता अनंत सिंह, नीतीश कुमार के करीबी मंत्री श्रवण कुमार, वरिष्ठ नेता विजेंद्र यादव, लेसी सिंह, कौशल किशोर, चेतन आनंद जैसे चर्चित चेहरे शामिल है।
दोस्तों, बिहार के भागलपुर जिला स्थित जगदीशपुर थाना क्षेत्र के अंगारी गांव में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जिससे बिहार में मजदूरी करने वाला पति भी अनजान था। यह दरअसल शादीशुदा महिला अपने प्रेमी के साथ कमरे में आपत्तिजनक हालात में पकड़ी गई। बीमारी का बहाना बना करके महिला घर में बंद हो गई थी। जब सास उसे खाना देने पहुंची तो फिर बहू को गैर मर्द के साथ आपत्तिजनक हालात में देख लिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने दोनों की जबरन शादी करा दी गई। शादी का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें 1 दर्जन से अधिक ग्रामीण महिला पुरुष प्रेमी प्रेमिका को पकड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक महिला शादीशुदा प्रेमिका की मांग से सिंदूर धोती है। इसके बाद ग्रामीण प्रेमी से उसकी मांग में सिंदूर भरवाते हैं। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच पिछले 1 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जहां प्रेमिका की शादी 13 सितंबर 2024 को अंगारी गांव निवासी बिट्टू उर्फ सिकंदर कुमार सिंह से हुई थी। यह शादी के कुछ दिन बाद ही पति मजदूरी के लिए बेंगलुरु चला गया। इस दौरान महिला ने अपने प्रेमी को 5 दिनों से घर में छिपा करके रखा था। वहीं पर जब प्रेमी मिलने उनके घर पहुंचा तो फिर महिला ने सास ससुर से बीमारी का बहाना बना करके कमरे में बंद हो गई। लेकिन सास ससुर जब खाना देने पहुंचे तो फिर दोनों को आपत्तिजनक हालात में देख लिया। इसके बाद उन्होंने पड़ोसियों को सूचना दी और फिर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों ने मौके पर ही दोनों की शादी करवा दी गई। शादी के बाद स्टाम्प पेपर पर लिखवाया गया और फिर प्रेमी के घर वालों को बुलाया गया। परिजनों ने लड़की को अपने घर ले जाकर के हिंदू रीति रिवाज से विदा कर दिया। वहीं पर महिला के मायके वालों को भी घटना की सूचना दी गई, लेकिन उन्होंने मौके पर आने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि आप लोगों को जो उचित लगे करें, हम अपनी बेइज्जती करवाने नहीं चाहेंगे। ग्रामीणों ने बताया है कि नए मकान में अकेले रहने के कारण महिला अक्सर अपने प्रेमी को बुलाती थी। ये मामला अब पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक दल सीट शेयरिंग और फिर उम्मीदवारों का नाम तय करने में व्यस्त है, तो फिर आम लोगों के लिए भी ये चुनाव कम महत्वपूर्ण नहीं है। कई लोगों के लिए एक पार्टी की दीवानगी हर रिश्ते से बड़ी होती है। वहीं पर किशनगंज जिले के बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM का एक ऐसा ही समर्थक सामने आया है, जिसने पार्टी की दीवानगी में अपनी पत्नी तक को छोड़ने की धमकी दे दी है और अब ये वीडियो वायरल हो गया है। बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र से तौसीफ आलम AIMIM के प्रत्याशी हैं। उनके सामने एक शख्स ने पार्टी की दीवानगी में अपनी पत्नी तक छोड़ने का ऐलान कर दिया है। इस घटना का वीडियो अब वायरल हो गया है। स्थानीय नेता गुलाम मुस्तफ़ा ने तौसीफ आलम के आवास पर पहुंच करके एक ऐसा बयान दिया है। स्थानीय समर्थक गुलाम मुस्तफ़ा अपनी पत्नी के साथ तौसीफ आलम से उनसे मिलने पहुंचे। मुस्तफ़ा ने ऑन कैमरा कहा कि हम लोग AIMIM के दीवाने हैं। जो लोग हमें देख रहे हैं, राजद नेताओं से कहना चाहूँगा कि आप मुझे खरीदने की कोशिश मत कीजिए, जहाँ चाहे वो ठाकुरगंज अररिया विधानसभा हो, या आपने हमें बहुत तंग कर लिया है और तंग करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर हमारी बीबी ने AIMIM को वोट नहीं दिया तो फिर हम बीबी को छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन AIMIM को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जब तक हमारी ज़िंदगी रहेगी हम AIMIM का सपोर्ट करेंगे। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इसके इलाके में खूब चर्चा है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासी पारा चढ़ता जा रहा है और इस बीच जनसुराज अभियान के संयोजक प्रशांत किशोर पर FIR दर्ज होने से राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। आरोप है कि प्रशांत किशोर ने आचार संहिता के उल्लंघन के साथ चुनावी नियमों की अनदेखी की है। मामला वैशाली जिले के राघोपुर थाना क्षेत्र का है, यानी कि वही इलाका जो तेजस्वी यादव का पारंपरिक घर माना जाता है। आपको बता दूं कि राघोपुर के अंचलाधिकारी दीपक कुमार ने थाने में आवेदन देकर के शिकायत की है कि प्रशांत किशोर ने सैकड़ों समर्थकों के काफिले के साथ राघोपुर में जनसभा की है। ये सभा जनसुराज पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष सत्येंद्र प्रसाद सिंह के द्वारा आयोजित की गई थी। चूंकि इस वक्त बिहार में आदर्श आचार संहिता लागू है, इसलिए इतनी बड़ी भीड़ के साथ प्रचार करना चुनाव आयोग के निर्देशों का उल्लंघन माना गया है। वहीं पर इस आधार पर FIR राघोपुर थाना में दर्ज कराई गई है। इस मामले में कार्यक्रम के आयोजक सत्येंद्र सिंह पर भी केस दर्ज हुआ है और फिर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। वहीं पर बिहार की सियासत में ये भी एक बड़ा संकेत माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर ने अपना अभियान सीधे तेजस्वी यादव के राघोपुर से शुरू किया है। यहाँ पर पहुंच करके उन्होंने न सिर्फ ग्रामीणों से मुलाकात की, बल्कि तेजस्वी यादव पर सीधा हमला भी बोला। जब प्रशांत किशोर ने कहा कि शायद तेजस्वी यादव का हाल भी उनके सहयोगी राहुल गांधी जैसा हो सकता है, जो वायनाड से जीत गए हैं लेकिन अमेठी हार गए। इस बयान ने माहौल गर्मा दिया है।
दोस्तों, राजनीतिक गलियारों से एक बड़ी खबर सामने आई है कि तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी यादव को अनफॉलो कर दिया। यह दरअसल बात है कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने अपने छोटे भाई राजद से करता धरता तेजस्वी यादव को सोशल मीडिया पर अनफॉलो कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने महुआ विधानसभा से चुनाव लड़ने का ऐलान पर अमल भी शुरू कर दिया है। जब 15 अक्टूबर को वे महुआ से नामांकन दाखिल करेंगे। इससे पहले वे बहन मीसा भारती को भी अनफॉलो कर चुके हैं। आपको बता दूं कि महुआ में समर्थक और फिर कार्यकर्ता तेज प्रताप यादव के नामांकन की तैयारी जोर शोर से कर रहे हैं। जहां वे अपने पिता लालू प्रसाद और भाई तेजस्वी यादव की पार्टी राजद के उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। राजद के मुकेश रोशन महुआ के निवर्तमान विधायक हैं। क्षेत्र में उनका जोरदार स्वागत किया गया है। दोस्तों, बिहार में मानसून फिर अब लौटना शुरू हो जाएगा। मानसून के विदाई की आहट होते ही सर्दी भी ठंडक दे रही है। आपको बता दूं कि बिहार में अब दक्षिण पश्चिमी मानसून विदा लेने की तैयारी में है। अगले 3 से 4 दिनों के भीतर पूरे बिहार में मानसून की औपचारिक विदाई हो जाएगी। यह बारिश थमने के साथ ही मौसम शुष्क और फिर सामान्य हो गया है। वहीं पर दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी और फिर रात में मामूली गिरावट के साथ ठंड की शुरुआती आहट महसूस की जा रही है। वहीं पर मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार बिहार के पश्चिमी और फिर उत्तर भागों में सुबह शाम की हवा में सिरहन शुरू हो गई है। 15 अक्टूबर से पहले सभी जिलों से बारिश पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। आसमान में हल्की बादल है, लेकिन अब बरसात की कोई भी संभावना नहीं है। दिन के तापमान में हल्का उतार चढ़ाव जारी है, जबकि रातें तेजी से ठंडी होती जा रही है। वहीं पर पटना सहित बिहार के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क बना रहेगा। दिन में हल्की धूप रहेगी, जबकि रात के समय ठंडी हवा का असर महसूस किया जा सकता है। वहीं पर पटना में अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और फिर न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं पर मोतिहारी में 34 डिग्री सेल्सियस के साथ बिहार में सबसे अधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया है। अगले 3 दिनों तक अधिकतम तापमान 30 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। वहीं पर मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बार उत्तर पूर्व में पश्चिम हवाएं और फिर अधिक सक्रिय रहेगी। इसका असर बिहार पर भी पड़ेगा। नवंबर के पहले सप्ताह में से ही ठंडी हवाओं का प्रभाव तेज होगा और फिर दिसंबर जनवरी के बीच तापमान में भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार इस बार सर्दी का असर सामान्य से अधिक रहेगा, जहां दिन का तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस और रात का तापमान 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक नीचे जा सकता है। वहीं पर मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि इस बार की सर्दी बीते वर्षों से अधिक कपकपाने वाली रहेगी। दिसंबर से जनवरी के बीच शीतलहर की स्थिति बन सकती है। फिलहाल बिहार के 25 जिलों में मौसम पूरी तरीके से शुष्क, जबकि 13 जिलों में हल्के बादल और फिर नमी के कारण ठंड का असर महसूस होने लगा है। वहीं पर फिलहाल मौसम शुष्क बना रहेगा और फिर बारिश की कोई भी संभावना नहीं है। हवा की रफ्तार 30 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, जिससे तब वातावरण में हल्की ठंडक बनी रहेगी। दिन में धूप हल्की रहेगी, लेकिन उसकी तीव्रता कम महसूस होगी। दोस्तों, बिहार तकनीकी सेवा आयोग की यानी कि BTSC की ओर से छात्रावास प्रबंधक के खाली पड़े पदों पर भर्ती निकाली गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई है, जो कि 10 नवंबर 2025 तक जारी रहेगी। जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए पात्रता पूरी करते हैं, वे ऑनलाइन माध्यम से BTSC की ऑफिशियल वेबसाइट btsc.bihar.gov.in पर जाकर के फॉर्म भर सकते हैं। आपको बता दें कि हॉस्टल मैनेजर पदों पर आवेदन के लिए अभ्यर्थी का BSc उत्तीर्ण की हो या फिर स्नातक तथा होटल मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा पास किया हो। इसके साथ ही अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से कम और फिर अधिकतम आयु 37 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वहाँ पर आरक्षित वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को ऊपरी उम्र में छूट दी जाएगी। आयु की गणना 1 अगस्त 2025 के अनुसार की जाएगी। वहीं पर इस भर्ती के माध्यम से छात्रावास प्रबंधक के कुल 91 पदों पर नियुक्तियाँ की जाएगी। इसमें से 35% खाली पड़े पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। आवेदन करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट btsc.pariksha.nic.in पर जाएं। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन में जाकर के भर्ती से संबंधित लिंक पर क्लिक करें और यहां से अप्लाई करके रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक कर दें। यही रात अंतिम, यही रात भारी, सीट शेयरिंग को लेकर के पप्पू यादव ने ये पोस्ट करके हलचल मचा दी है। जी हाँ, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने ये लाइन अपने आधिकारिक के सोशल मीडिया अकाउंट एक्स से पोस्ट की है। सीट शेयरिंग को लेकर के पप्पू यादव की तरफ से की गई पोस्ट के बाद से राजनीतिक गलियारों में टेंशन और बढ़ गई है। यह दरअसल सीट बंटवारे को लेकर के अब दोनों ही प्रमुख गठबंधनों में अंतिम दौर की बातचीत जारी है। आज शाम तक एनडीए की तरफ से प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की जा सकती है। ऐसे में इस माहौल को देखते हुए पप्पू यादव ने जो शब्दों के बांध छोड़े हैं वे एकदम सटीक
ठीक बैठ रहे हैं। जो आज कई विधायकों के राजनीतिक भविष्य का फैसला हो जाएगा। कई नेताओं के लिए रात भारी है, क्योंकि आज शाम या फिर कल तक दोनों ही गठबंधन की तरफ से कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान किया जा सकता है। वहीं पर बीते दिन भर बिहार का राजनीतिक पारा चढ़ा रहा। मीटिंग का दौर देखने को मिला। एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा नाराज नजर आए तो फिर दूसरी तरफ वीआईपी और कांग्रेस में बात नहीं बनने की खबरें भी सामने आई। वहीं आज बीजेपी ने अपने केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बुलाई और अपने सीट शेयरिंग का ऐलान भी कर दिया गया और आज बीजेपी अपने उम्मीदवारों की भी घोषणा कर सकती है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अक्टूबर को मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत बिहार के बूथ स्तर के पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करेंगे और आगामी विधानसभा चुनाव से पहले उनके सुझाव सुनेंगे। मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान एक लंबे समय से चलने वाला इंटरैक्टिव आउटरीच अभियान है, जिसका उद्देश्य स्थानीय या फिर बूथ स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं और फिर समर्थकों के साथ पार्टी के संबंधों को मजबूत करना है। एक्स पर एक पोस्ट में पीएम मोदी ने लिखा है कि हमारे समर्पित कार्यकर्ता बिहार में भाजपा एनडीए की जीत के लिए पूरी ऊर्जा के साथ जुड़ गए हैं। ऐसे समर्पित कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करने से हमेशा नई प्रेरणा मिलती है। 15 अक्टूबर को मुझे ऐसे कार्यकर्ताओं से सीधे बातचीत करने का अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को आमंत्रित करते हुए कहा कि आप सभी मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान से जुड़ें और आज ही अपने सुझाव शेयर करें। मैं कुछ चुनिंदा कार्यकर्ताओं से उनके सुझाव पर सीधे चर्चा भी करूंगा। वहीं पर भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए, जिसमें जेडीयू, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और फिर राष्ट्रीय लोक मोर्चा शामिल है, उनका सीधा मुकाबला राजद के नेतृत्व वाले महागठबंधन से है, जिसमें कांग्रेस, वामपंथी दल और फिर छोटे गठबंधन शामिल है। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित गठबंधन के वरिष्ठ नेताओं ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे को अंतिम रूप देने और फिर उम्मीदवारों के चयन के लिए नई दिल्ली में व्यापक बैठकें की। आरजेडी, कांग्रेस, वामपंथी दल और फिर विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी सहित महागठबंधन में भी अभी तक सीट बंटवारे पर आम सहमति नहीं बन पाया है। महागठबंधन के सहयोगी दल सीट बंटवारे को अंतिम रूप देने और फिर अपने उम्मीदवारों के चयन के लिए काम कर रहे हैं। दोस्तों, बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में महज अब कुछ दिन बचे हुए हैं। अब इंडिया और एनडीए दोनों मिलकर के अपने कील कांटे दुरुस्त करके सीटों के लिए मोल भाव करने में लगी है। इस बीच भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने ऐलान कर दिया है कि अगर भाजपा से बात नहीं बनती है तो फिर वे अकेले चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दूं कि एक निजी चैनल से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि वे बिहार में 6 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण में 52 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं। इसके लिए भाजपा से बातचीत चल रही है। अगर बात नहीं बनती है तो फिर अकेले चुनाव लड़ेंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी संभावना जताई है कि बिहार में मजबूती से लड़ने और ताकत दिखाने के लिए बसपा के साथ ही भी गठबंधन किया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि हम सब मिलकर के एक मोर्चा बनाने की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि भाजपा एक काबिले गौर राजनीतिक प्रतिद्वंदी है। उन्होंने अब सभी विपक्षी दलों से ऊपर नजर रखने की अपील की है। मीडिया को दिए गए अपने इंटरव्यू में असदुद्दीन ओवैसी ने राहुल गांधी की वोट चोरी के आरोप पर अपनी राय रखते हुए कहा है कि बीजेपी चुनावी जंग में 24 घंटे लगी रहती है, इसलिए उसके नेता आंख झपकते ही अपना काम कर लेते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव 2025 को देखते हुए कहा कि वोटर लिस्ट की सघन जांच जरूरी है, खासकर कि बिहार जैसे बड़े राज्यों में जहां पर हाल ही में विशेष गहन संशोधन यानी कि एसआईआर पूरा हुआ है। आपको बता दूं कि बिहार में पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को होगा। असदुद्दीन ओवैसी ने स्पष्ट कर दिया है कि राहुल गांधी या फिर कांग्रेस की ओर से नहीं बोल रहे हैं, लेकिन बीजेपी को चुनौती देने के लिए विपक्ष को उनकी रणनीति से सीख लेनी चाहिए। बीजेपी के लोग चुनाव लड़ते हुए 24 घंटे काम करते हैं, हमें उनके हर कदम पर नजर रखनी होगी, तभी हम उन्हें चुनावी मैदान में मात दे सकते हैं। वहीं पर असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद 2009 और 2014 चुनाव के अपने अनुभव शेयर करते हुए बताया है कि मतदाता सूची में डुप्लीकेट एंट्रीज को चुनौती देकर के ही सही परिणाम हासिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि भाजपा एक मजबूत विरोधी है, एक पल की चूक और ये काम अपना कर लेंगे, इसलिए वोटर लिस्ट चेक करें, अपना नाम सत्यापित करें। दोस्तों, प्रशांत किशोर ने एनडीए पर बड़ा आरोप लगाया है, बड़ा और गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि नीतीश की 10,000 रुपये वाली योजना महिलाओं के लिए रिश्वत है। यह बिहार विधानसभा चुनाव के
ऐलान से ठीक पहले एनडीए सरकार ने महिलाओं के लिए एक खास योजना लॉन्च की थी। इसके तहत महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये दिए गए थे। इसको लेकर के अब जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने हमला बोला और इस योजना को आधिकारिक रिश्वत बताया है। एनडीए सरकार की कल्याणकारी योजनाओं में हालिया बढ़ोतरी का जिक्र करते हुए प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि ये सब कुछ चुनाव से प्रेरित है। उन्होंने कहा है कि 20 सालों में वृद्धावस्था पेंशन में 10 रुपये भी नहीं बढ़े, यह 400 रुपये पर ही रही। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे, तेजस्वी यादव भी उनमें से 3 साल उप मुख्यमंत्री रहे। अब ये अचानक 1100 रुपये कैसे हो गया? ऐसा इसीलिए है क्योंकि लोगों के पास अब एक विकल्प है। जनसुराज ने एक भी सीट नहीं जीती, लेकिन प्रतिस्पर्धा के डर से सरकार ने ये कदम उठाया है। जब प्रशांत किशोर ने आशा और फिर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी, रसोइयों के बेहतर वेतन, विकास मित्रों को टैबलेट खरीदने के लिए पैसे और फिर जीविका सदस्यों को दिए गए 10,000 रुपये के अन्य उदाहरण गिनाते हुए कहा कि ये वही आशा, जीविका और फिर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है जिन्हें पटना की सड़कों पर पीटा गया था। अब अचानक सरकार उनकी वेतन बढ़ा रही है और उन्हें पैसे दे रही है। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया है कि ये 10,000 रुपये आधिकारिक तौर पर घोषित रिश्वत है। उन्होंने कहा है कि सरकार इसके जरिए ये संदेश दे रही है कि उनके ही गठबंधन को वोट दिया जाए, इसलिए आधिकारिक रिश्वत है। प्रशांत किशोर ने आगे जनता से कहा कि पैसे ले लो। मैंने हर जनसुराज रैली में यही कहा है कि लेकिन समझ लो कि 10,000 रुपये से तुम्हारी ज़िंदगी नहीं सुधरेगी। या असली बदलाव तो तुम्हारे बच्चों के लिए रोजगार और शिक्षा से ही आएगा। वहीं प्रशांत किशोर ने आगे कहा है कि यदि वे अपना वोट 10,000 रुपये में बेचते हैं तो फिर भविष्य में सरकारी सेवाओं के लिए उनसे और भी बड़ी रिश्वत मांगी जा सकती है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि मैं यहाँ किसी को हराने नहीं आया हूँ। जनसुराज की लड़ाई नेताओं को जिताने या फिर हराने नहीं है, न ही मेरी किसी से कोई भी निजी दुश्मनी है। हम बस बिहार की जनता और फिर बच्चों की जीत सुनिश्चित करना चाहते हैं। नेता जीतेंगे या हारेंगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रशांत किशोर ने कहा है कि यदि लोग अपना मतदान पैटर्न नहीं बदलते हैं तो फिर लोगों के लिए कुछ भी नहीं बदलेगा। दोस्तों, अब इस खबर में सेहत के बारे में बात करेंगे। तो सेहत की बात में बात करते हैं कि हाई कोलेस्ट्रॉल साइंस शरीर के लिए कोलेस्ट्रॉल जरूरी होता है, लेकिन इसका अधिक होना नुकसानदायक हो सकता है। खास करके जब एलडीएन यानी कि खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो फिर हार्ट अटैक, ब्लॉकेज और स्ट्रोक जैसी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में कोलेस्ट्रॉल पर कंट्रोल रखना और इसके लक्षण पहचानना बहुत ज़रूरी है। तो कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने पर पैरों में दर्द और फिर ऐंठन शुरू हो जाती है। दरअसल इससे ब्लड फ्लो कम हो जाता है, जिसके चलते समय या फिर आराम की स्थिति में भी पैरों में भारीपन या फिर ऐंठन महसूस हो सकती है। ऐसी स्थिति में तुरंत डॉक्टर से जांच करवानी चाहिए। वहीं पर कोलेस्ट्रॉल का सबसे गंभीर लक्षण सीने में दर्द या फिर दबाव का एहसास है। या दरअसल जब हार्ट की आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाती है तो फिर सीने पर दबाव महसूस होता है, जिससे जलन या फिर कसाव भी हो सकता है। यह हार्ट अटैक या फिर कोरोनरी आर्टरी डिजीज का संकेत हो सकता है। जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर गर्दन के आसपास दर्द हो सकता है। दरअसल जब खून का संचार रुकावट में आने लगता है तो फिर गर्दन, जबड़े या फिर कंधों में काफ़ी ज़्यादा दर्द महसूस होता है, जो अक्सर तनाव या फिर मसल पेन जैसा लगता है। दर्द के अलावा अन्य लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं। हाथ पैर सुन्न होना, झुंझुनी होना या फिर ठंडापन महसूस होना आम बात है। कुछ मामलों में पैरों का रंग नीला पड़ जाता है क्योंकि खून का प्रवाह सही तरीके से नहीं होता है। हाई कोलेस्ट्रॉल वाले कई लोगों को सिर भारी लगने लगा या फिर चक्कर आना महसूस होता है। सीढ़ियाँ चढ़ते समय सांस फूलना या फिर जल्दी थकान होना भी इस समस्या का एक लक्षण हो सकता है। कुछ मामलों में आंखों के आसपास पीलापन आना या फिर नीली रिंग बनना भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का संकेत होता है। अगर आपके शरीर में ऐसे बदलाव दिखे तो फिर तुरंत डॉक्टर से सलाह लें ताकि स्थिति गंभीर होने से पहले ही रोका जा सके। बिहार विधानसभा चुनाव में मुस्लिम किंग मेकर बनेंगे। जी हाँ, बिहार विधानसभा चुनाव में क्या मुस्लिम एक बार फिर से गेम चेंजर बनेंगे और किंग मेकर की भूमिका निभाएंगे? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि इस बार बिहार के चुनाव रण में एनडीए इंडिया ब्लॉक के अलावा थर्ड फ्रंट भी देखने को मिल सकता है। जी हाँ, 2020 के विधानसभा चुनाव की तरह गेम बिगाड़ने के लिए एआईएमआईएम थर्ड फ्रंट बनने की तैयारी में है। इसके लिए पार्टी चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने ऐलान किया है कि पार्टी 100 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी और फिर कुछ सीटों के नाम पर भी बात दिए गए हैं। आपको बता दो कि असदुद्दीन ओवैसी ने इंडिया ब्लॉक में शामिल होने की इच्छा जताई थी। इसके लिए एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष अख्तर इमान ने लालू प्रसाद यादव को एक लेटर लिखा था और कहा था कि साल 2025 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी इंडिया गठबंधन से गठबंधन करके चुनाव लड़ना चाहती है। इससे मुस्लिम बहुल सीटों का फायदा आरजेडी को मिल सकता है।
लेकिन आरजेडी ने असदुद्दीन ओवैसी की ऑफर पर कोई भी रिएक्शन नहीं दिया है। इसलिए अब असदुद्दीन ओवैसी ने अकेले चुनाव रण में उतरने और फिर 100 मुस्लिम बहुल सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान करके खुली चुनौती दे दी है। वहीं पर आपको बता दूं कि बिहार में 17% मुस्लिम वोटर्स हैं, जो कि करीब 50 सीटों पर निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। ऐसे में इस बार AIMIM किंग मेकर बन सकती है और अगर इस बार भी पार्टी वोट बैंक में सेंध मारती है तो फिर इसका नुकसान आरजेडी को उठाना पड़ सकता है, जैसे साल 2020 के विधानसभा चुनाव में हुआ था। क्योंकि साल 2020 के चुनाव में AIMIM ने सीमांचल की 5 सीटें जीती थी। हालांकि आरजेडी को भी मुस्लिम वोट मिले थे, लेकिन AIMIM की सेंधमारी ने आरजेडी का सरकार बनने का सपना तोड़ करके चकनाचूर कर दिया था। दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव की हलचल के बीच दीपावली की तैयारियां भी जोर पकड़ रही है। इस बीच भागलपुर जिला प्रशासन ने सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए पटाखों की बिक्री और उपयोग पर नई पाबंदियां लगा दी है। गृह विभाग के दिशा निर्देश के आधार पर DM डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने SDO और फिर SDPO को सख्ती से अमल करने का आदेश दिया है। इसका मकसद भीड़-भाड़ वाले इलाकों में दुर्घटनाओं को रोकना है, क्योंकि संकरी गलियों और फिर बाजारों में पटाखों की दुकानें लगने से आगजनी या फिर विस्फोट का खतरा बढ़ जाता है। प्रशासन का कहना है कि चुनावी माहौल में शांति बनाए रखने के लिए ये कदम जरूरी है, ताकि त्यौहार खुशी से मनाया जा सके। दोस्तों, बिहार में मुजफ्फरपुर हाजीपुर बाईपास पर गाड़ियों का आना जाना शुरू हो गया है, जिसके बाद अब भागलपुर जिले में लोगों की सुविधाओं के लिए बाईपास को 4 लेन बनाया जाएगा। दरअसल भागलपुर जिले में विभाग की तरफ से भागलपुर के लोहिया पुल से लेकर के अलीगंज बाईपास तक 4 लेन सड़क बनाई जाएगी, जिसके बाद गाड़ियां जल्द ही फर्राटा भर सकेगी। जानकारी के मुताबिक भागलपुर अलीगंज बाईपास पर हर रोज लोगों को जाम से परेशानी होना पड़ता है, जिसकी वजह से बाईपास बनाने का निर्णय लिया है। दोस्तों, जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने राजद नेता तेजस्वी यादव के उस वादे पर तीखा हमला बोला है, जिसमें उन्होंने कहा था कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के 20 दिन के भीतर हर परिवार को सरकारी नौकरी देने का कानून बनाया जाएगा। प्रशांत किशोर ने इसे जनता को गुमराह करने वाला बयान बताया है और कहा है कि या तो तुम मूर्ख हो या फिर जनता को मूर्ख बना रहे हो। जहां एक न्यूज चैनल से बातचीत में प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि अगर तेजस्वी यादव की बातों पर विश्वास करें तो राजद सरकार ने 18 साल में 4 से 5 लाख नौकरियां दी है। अब वो कह रहे हैं कि 2 साल में 3 करोड़ नौकरियां देंगे। इसका मतलब साफ है, या तो वे खुद मूर्ख है या जनता को मूर्ख बना रहे हैं। वहीं पर आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने 9 अक्टूबर को वादा किया था कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो फिर 20 दिनों में हर घर को सरकारी नौकरी सुनिश्चित करने के लिए कानून पारित किया जाएगा। उन्होंने ये भी दावा किया था कि अपने 17 महीने के कार्यकाल में उन्होंने 5 लाख सरकारी नौकरियां दी है। दोस्तों, किशनगंज जिले में गैस सिलेंडर डिलीवरी करने वाले छोटेलाल महतो ने एक बार फिर से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। खास बात यह है कि छोटेलाल महतो पिछले 20 सालों से चुनाव लड़ रहे हैं। वे लोकसभा और विधानसभा दोनों का ही चुनाव लड़ते हैं। छोटेलाल महतो का सपना सांसद या विधायक बनने का है। हालांकि अब तक उनका सपना पूरा नहीं हुआ है और एक बार फिर से वे अपने सपनों को उड़ान देने की कोशिश में दोनों गठबंधनों के खिलाफ ताल ठोकने के लिए तैयार है। जब बिहार में 6 और 11 नवंबर को चुनाव होना है, छोटे महतो एक बार फिर से चुनावी दंगल में उतरने को तैयार है। छोटेलाल महतो यहां पर एक छोटे से घर में रहते हैं। उनके बारे में बताया जाता है कि साल 2000 में सबसे पहले उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा, जब उस वक्त वे 23 साल के थे, लेकिन उम्र के मापदंड पर उनका नामांकन रद्द हो गया था। हालांकि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वो चुनाव लड़ते रहे। उन्होंने नगर निगम का भी चुनाव लड़ा। इतना ही नहीं, छोटेलाल महतो यहाँ के दिग्गज नेता तथा सीमांचल के गांधी कहे जाने वाले तस्लीमुद्दीन और पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन को भी टक्कर दे चुके हैं। छोटेलाल महतो साल 2004 से लगातार चुनाव लड़ रहे हैं। वे जीत तो कभी नहीं सके हैं, लेकिन चर्चा हर बार हो रही है। लेकिन अब एक बार फिर से इस बार भी वे चुनाव लड़ेंगे। एक न्यूज़ चैनल से बातचीत में छोटेलाल महतो ने बताया है कि इस साल चुनाव जीतने का एक बार फिर से भरोसा उन्होंने जताया है। छोटे महतो ने कहा कि मुझे जनता का काफ़ी सपोर्ट है और लोग उन्हें चुनाव लड़ने के लिए चंदा भी दे रहे हैं। मैं लोगों के घर में गैस सिलेंडर देता हूं और लोग मेरे जैसा नेता चाहते हैं। इस बार निश्चित तौर पर मैं सफल हो जाऊंगा। लोग निश्चित तौर से अपना वोट देकर के मुझे जीत सुनिश्चित करेंगे, ये कहना है छोटेलाल महतो का। जहाँ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक छोटे महतो की पत्नी बकरी, चिकन और अंडा बेच करके अपने पति की आर्थिक तौर से मदद भी करती है।
दोस्तों, विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन को बिहार में बड़ा झटका लगा है। पशुपति कुमार पारस की पार्टी आरएलजेपी ने आरजेडी के विलय प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया है। अब खबर है कि आरएलजेपी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम से संपर्क में है। माना जा रहा है कि आज शाम तक इस पर औपचारिक घोषणा हो सकती है। वहीं पर बिहार की सियासत में नई हलचल तब मची जब पारस ने अपनी पार्टी की आपात बैठक बुलाई। बताया जा रहा है कि इस बैठक में ये तय किया जाएगा कि आरएलजेपी बिहार विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ेगी या फिर असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर के थर्ड फ्रंट बनाएगी। सूत्रों के मुताबिक दोनों पार्टियों के बीच पिछले कुछ दिनों से बातचीत चल रही है। यदि गठबंधन बनता है तो यह महागठबंधन और एनडीए दोनों के लिए सिर दर्द साबित हो सकता है। वहीं पर जानकारी के अनुसार आरजेडी पारस को 2 से ज्यादा सीटें देने के लिए तैयार नहीं थी, जबकि पारस 8 सीटों की मांग कर रहे थे। आरजेडी ने आरएलजेपी को विलय यानी कि मर्ज करने का भी प्रस्ताव दिया था, ताकि पारस को दलित चेहरा बना करके गठबंधन में एकजुटता का संदेश दिया जा सके। लेकिन पारस ने इसे नकारते हुए स्पष्ट कर दिया है कि उनकी पार्टी अपनी स्वतंत्र पहचान बनाए रखेगी। यह बिहार विधानसभा चुनाव इस बार 2 चरणों में होंगे। पहले चरण का मतदान 6 नवंबर और फिर दूसरे चरण का 11 नवंबर को होगा। वोटों की गिनती 14 नवंबर को की जाएगी। इस बीच आरएलजेपी और एआईएमआईएम के बीच संभावित गठबंधन की खबर ने सियासी समीकरणों को बदलने की संभावना बना दी है। यदि ये गठबंधन बनता है तो फिर बिहार में दलित और फिर मुस्लिम वोटों का नया समीकरण उभर सकता है, जो एनडीए और महागठबंधन दोनों की रणनीति को प्रभावित करेगा।